अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुश आमदेद। मैं हूं फ़हीम भट्टी। या जो आपने क्लिप देखा है इसे कहते हैं येलो जर्नलिज्म। और ये बड़े अफसोस की बात है, हम एहतसाब तो करते हैं, एहतसाब की बातें भी करते हैं, और ख़ास तौर पर बिलखसूस सहाफ़ी, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ पेपर्स सियासतदानों से बड़े सवाल करते हैं, करप्शन की बड़ी बात करते हैं। लेकिन हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है कि साबिक IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग साहब, जो कि 5 साल IG रहे हैं, वो अपने बारे में ख़बर सुन रहे हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे, न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है और वो चाय इंजॉय कर रहे हैं। और ये एक तमाचा है हमारी पाकिस्तान की सहाफ़त के चेहरे पे। इस पे भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा KPK में एक बहुत बड़ा इशू सामने आया, और ये इशू ऐसा है कि इसको हम निगलेक्ट कर नहीं सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नहीं कि इंसाफ इस पार्टी के नाम में सुनाई देता है, दिखाई देता है। और ख़बर सामने ये आई कि शकील खान साहब, जो साबिक सूबाई वज़ीर रह चुके हैं KP में, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और उन्होंने एलिगेशन भी बहुत बड़ी बड़ी लगाई। उनके बारे में CM KP ने ये कहा कि उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया, उनसे रिज़ाइन हमने लिया है। लेकिन जो उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं, जो उन्होंने तहरीरी जवाब दिया है, वो बड़े ख़तरनाक हैं जी। उन्होंने कहा है जो गवर्नेंस कमेटी में कि 20 करोड़ रुपया वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने लिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आला को 20 करोड़ रुपए पहुंचाए, और ये भी इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी ख़जाना को 2.5 करोड़ रुपए दिए। अमीर मकाम की कंपनी को कवायद व ज़वाबित के बरक्स ठेका दिया गया। अब इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं। इन इल्ज़ामात की रोशनी में अगर हम ये देखें कि उनके जो बाकी साथी हैं, आतिफ़ खान और जुनैद अकबर साहब, वो क्या कहते हैं। आतिफ़ खान साहब कहते हैं कि शकील खान 10 साल सूबाई काबीना में साथ रहे, शकील खान जैसा ईमानदार वज़ीर नहीं देखा। अब ये मेंबर नेशनल असम्बली हैं और ये भी बानी PTI के पुराने साथियों में से एक साथी हैं। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़े मियाँ साहब नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने 16 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके हमरा उनकी साहबजादी भी थी जो कि CM पंजाब हैं, और वो अभी तक पता नहीं माजी से बाहर क्यों नहीं आ पाए। उन्होंने फिर से एक बार सवाल कर लिए। वो कहते हैं कि मैं दोबारा कहूँगा, आज भी यही पूछता हूँ कि मुझे क्यों निकाला। और अगला जो जुमला है वो कहते हैं कि मुझे निकालने वालों ने मुल्क के साथ जुल्म और एक जुर्म किया। तो बाकी जो मुस्लिम लीग नून की पार्टी है वो कहती है माजी को भूल जाएं, आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म साहब भी ये बयान देते हैं कि आगे बढ़ें, माजी को भुला दें, आगे बढ़ें, मुल्क के लिए, मईशत के लिए आगे बढ़ें। लेकिन बड़े मियाँ साहब जो हैं वो अभी तक माजी में ही ठहरे हुए हैं। और जो दी गई है जी छूट पंजाब के बसने वालों को बिजली के बिलों में, सवाल ही पैदा होता है 45 अरब रुपया जो दिया जाएगा सब्सिडी की मद में, वो बाकी प्रोजेक्ट्स पे निकाल के दिया जा रहा है। और वो किसका पैसा है? वो किनका ज़ाती तो है नहीं, वो उसी अवाम के टैक्स का पैसा है जो कि पंजाब की अवाम टैक्स देती है। अच्छा, इस पे भी बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ मियाँ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये भी कहा कि जो मसाइल हैं आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से हैं। उन्होंने कुछ फैक्ट्स भी बताए कि तब रेट ये होता था तो आज रेट ये है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि अप्रैल 2022 में बिजली की कीमत 17 रुपये फ़ी यूनिट थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत छोड़ के गई थी। तो जो उसके बाद फिर PDM की हुकूमत आई, PDM में वज़ीर आज़म कौन थे? शहबाज शरीफ साहब थे। इस पर भी बात करेंगे, और बाकी भी कुछ इश्यूज़ हैं उसको भी डिस्कस करेंगे जी। हमारे साथ आज मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, हमारे मोहम्मद साहब और वजाहत मसूद साहब। वेलकम कहता हूँ जी तमाम मेहमानों को। वजाहत मसूद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा गुफ्तगू का। ये जो शुरू में वीडियो चलाई है शाहिद सलीम बेग साहब की हमने, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कितना बड़ा तमाचा है हमारे मुल्क की सहाफ़त पे, सहाफ़ती इदारों पे और सहाफ़ियों पे। जी हाँ, आप बिजा फरमा रहे हैं। सहाफियों पे भी, सहाफत पे भी, और उन पे भी जिन्होंने सहाफत को इस हाल को पहुंचाया है। अगर आपको याद हो तो इस मुल्क में रोजे अव्वल से सहाफत का बाजू मरोड़ना शुरू किया गया, और उसमें जो वो लोग जो सहाफती एथिक्स को, अखलाकियात को अहमियत देने वाले थे, उन्हें जो है वो हाशिए पे फेंका गया, उन्हें फुट नोट्स में डाला गया। और इस मुल्क में मैं गिनवाता चला जाऊंगा कि फलां दिहाई में ये हुआ था, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस कब आया था इमरोज पे, और पाकिस्तान टाइम्स पे कब कब्जा हुआ था, सिविल मिलिट्री गैजेट को कब बंद किया गया था, कब जो है वो पी का ऑर्डिनेंस आया था, कब जो है वो नवाज शरीफ साहब 14 सहाफियों की फहरिस्त भेजा करते थे कि फलां को जो है
निकाल दिया जाए अखबार से, जब ये किया जाएगा तो फिर मेरे भाई सहाफत का और सहाफियों का तो फिर यही म्यार रह जाएगा ना। बात जो की जा रही है वो दुरुस्त है, लेकिन जो इसका किसी शख्स, एक शख्स इस चीज का अहल ही नहीं है। हमने खुद पौधे जो है वो नर्सरी से निकाल के, आपको याद है एक टर्म आई थी पराठ रूपर की, तो जी हाँ। पराठ रूपर्स कौन थे? जिनका सहाफत का तजुर्बा नहीं था, जो डबल चेक करने के कायल नहीं थे, जो अपने सोर्सेस जो है उनकी कही हुई बात की तस्दीक करने पर तैयार नहीं थे, जो लोग और आप जिन्हें समझते हैं कि बाकायदा जो तौर पे बताया पैराट्रूपर्स या जाता था पैराशूटर्स होते कि हैं, इनकी वजह से जो प्रोफेशनल सहाफ़ी है, जो कि सहाफ़त पढ़ के है, जो एथिक्स को फॉलो करता है, जिसका ज़र्द सहाफ़त से तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी रगड़ा जाता है और फिर बहसीत पूरा एक इदारा, ऑर्गेनाइजेशन एक बदनाम हो जाता है और फिर हमारी जो खबरें हैं उसकी ऑथेंटिसिटी भी कम हो जाती है, रिलायबिलिटी भी कम हो जाती है। एग्जैक्टली सर, यू आर करेक्ट सर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू से, मैं यही कहना चाह रहा था। पॉइंट टेकन। लेकिन आप समझते हैं इसका कोई जवाब भी तो देना चाहिए ना सहाफ़ियों को। हम जिस तरीके से सियासतदानों की इज्जतें उछालते हैं, पगड़ियाँ उछालते हैं और जिसका जो दिल करता है बशमूल मेरे हम बोल देते हैं उनके बारे में, लेकिन जब हम ऐसी खबरें जी चलाते हैं तो हमारा एहतसाब कौन करेगा? जी भट्टी साहब, जी भट्टी साहब, देखिए हमें तो ये पढ़ाया गया था कि सहाफी का सबसे बड़ा जो अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसकी खबर की अथेंटिसिटी है। किसी सहाफी की खबर बाउंस हो जाना उसके लिए बेहद एम्बैरसमेंट की बात होती थी। ठीक है, तो ये रहा है इस मुल्क में। लेकिन अब हमने आपको याद, ये पैराट्रूपर्स जो है ये सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं लेके आए, हमने सोशल मीडिया में भी उन्हें शामिल किया, हमने उन्हें जो है वो तो प्रिंट वजाद मीडिया साहब में भी इसका मतलब शामिल है कि जो किया। पीका हम इस पीका लेवल एक्ट, पे लेके आ फिर गया। इसका मतलब है कि पीका एक्ट के लिए तो हम जवाब खुद से दे रहे हैं ना हुकूमत को। ठीक है, आप जरूरत है इसकी तो हमारी सोसाइटी में। मेरा एक शख्स चाय पी के अपने बारे मेरा में ये खबर सुन ख्याल रहा है कि नहीं, वो मेरा अरेस्ट ये हो गया ख्याल नहीं। है। जी। तो भाई इससे आप देखिए, अभी आपने लफ्ज बोला था इंट्रो में, मैं वो सुन रहा था और मैं थोड़ा महसूस भी हो रहा था कि आपने एक पार्टी के सरबराह का जिनका नाम जो है वो इस मुल्क में 15 बरस हम पे मुसल्लत किया गया, 2001 से लेके 2011 तक इमरान खान साहब की कुल सियासी असासा क्या था? नेशनल असेंबली की एक सीट जो उन्होंने 2002 में जीती थी, और हमने 300 उनके सोलो इंटरव्यू जो है वो टेलीविजन पे किए, हमने उनकी विजिबिलिटी जो है वो खुद बिल्ड की, और ठीक है। अब हम उन्हें कहते हैं बानी। 85 से लेके 2015 तक एक साहब जो थे उन्हें हमने इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर सौंप दिया, इस मुल्क का सबसे मुहज्जब और तालीम याफ्ता शहर जो है वो जंगल में बदल दिया, वहां 35,000 लोग जो है वो मारे गए, फिर अब हम उन्हें कहते हैं ठीक है, बानी। पॉइंट साहब टेकन। अगर ये करेंगे, अभी 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 तो साहब गिरफ्तार हुए हैं, क्या उन पे ये इल्जामात नहीं है? क्या उनसे पहले वालों ने ये नहीं कहा था कि वो फलां इदारे पे हम सहाफती इदारे पे इसलिए सख्ती कर रहे हैं कि अगर कोई इदारा हमसे बड़ा होने की कोशिश करेगा तो हम पॉइंट उसके टेकन। पांव काट मैं देंगे। पॉइंट टेकन दीज वर वापस आपकी एग्जैक्टली द जानिब आऊंगा। वर्ड्स। पॉइंट टेकन। हुमायूं साहब, अच्छा जी ये क्या मामला चल रहा है आपकी नॉलेज में? क्या कुछ अगर आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है शेयर कीजिएगा, बाकी सवाल आपसे बाद में करूंगा। ये शकील खान साहब के बारे में आपकी जाती राय क्या है? आप पार्टी का हिस्सा है, आपको पता होगा उनकी रेपुटेशन कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जितना मैं शकील साहब को जानता हूँ वो एक वाकई बहुत अच्छे नफीस इंसान है। मैं लफ्ज इस्तेमाल किए बहुत अच्छे, मैंने खाली अच्छे नहीं कहा। उस लिहाज से वो है, लेकिन चूंकि मुझे इन डिटेल डेप्थ का नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं कमेंट कर सकूंगा। अलबत्ता मेरे ख्याल में इस पे शकील साहब ने अपना भी एक मौक़िफ़ दिया हुआ है और इसमें वहाँ से जो केपी की गवर्नमेंट, लेकिन देखिए हमारी जो असल स्ट्रेंथ है ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेंथ है, आप उसको बाद लोग उसको वीकनेस भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ये है कि हम लोग अगर किसी जगह पे गलत हो रहा होता है कुछ चीज़, हम उसको उजागर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसकी हुकूमत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी अरेस्ट किया गया था, उनके मिनिस्टरों को अरेस्ट किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है कि जब हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे चंद मेंबरान जो पार्लियामेंट के थे, एमपीए थे,
उन्होंने जो हॉर्स ट्रेडिंग थी उसमें किसी हद तक हिस्सा लिया था, तो इलेक्शन से 3 महीने पहले उनको फारग कर दिया गया था। इस किस्म की जो रिवायत है, ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी में ना उनमें स्ट्रेंथ है, ना उनका रिजॉल्व है कि वो इस किस्म की चीज कर सके। अब उसमें अगर कोई इस किस्म की चीज आ रही है जो कि गलत है, तो उसके लिए विसल ब्लो करना या उसके लिए आवाज उठाना, अब वो है या नहीं है वो तो बाद में होगा, लेकिन अगर एक बंदा समझता है, चाहे वो सही समझता है गलत समझता है, और मुझे उसकी डिटेल्स का नहीं पता, तो मैं समझता हूँ ये भी अपनी एक स्ट्रेंथ है कि वैसे हमारे साहब आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन मेरे लिए यकीन करना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि पार्टी में गॉसिप्स भी होती हैं, मीटिंग्स भी होती हैं, और कैसे हो सकता है कि आपको अब तक ये ना पता हो कि असल मामला हुआ क्या है। दिस इज इम्पॉसिबल। इस तरह है कि जैसे आपको देखें, इस तरह है कि इस वक्त जो सामने दो बातें आई हुई ना, एक शख्स ने एक बात अच्छा मैं इसको रीफ्रेस, अच्छा मैं कथा कलामी के लिए माजरत, मैं इसको रीफ्रेस कर लेता हूँ। मुझे ये बताइए कि इनकी जो वजह शोहरत है वो क्या है? ईमानदार इंसान है या करप्ट इंसान है? शकील साहब, जी हाँ, शकील खान साहब। देखिए जहां तक मैं इनको जानता हूँ ये करप्ट नहीं है। अच्छा, अब आतिफ खान साहब भी, उन्होंने भी इनके हक में बात कर दी, और जुनैद अकबर साहब ने भी इनके हक में बात कर दी। अब जो एलिगेशंस हैं वो बड़े खतरनाक हैं। अब आप क्या समझते हैं, आपकी राय जानना चाहता हूँ। अगर ये साबित हो जाता है, लेकिन आप समझते हैं कि जब एक शख्स चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा होता है और उसके करीबी रवाबित हों आपके बानी के साथ, तो फिर क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो पाएगी? 2 से 3 अरब रुपए का गबन हुआ, ये उन्होंने लिख के बताया। उन्होंने कहा 20 करोड़ रुपया चीफ मिनिस्टर ने लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा बाकी भी उन्होंने काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। मतलब सेक्रेटरी साहब ने, उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी साहब के मुताबिक वज़ीर आला को 20 करोड़ रुपया दिया गया है। तो ये एलिगेशंस बहुत ख़तरनाक हैं। आप समझते हैं कि क्या बाकी वहाँ के जो सियासतदान हैं, आपके पार्टी मेंबरान हैं, वो इस काबिल हैं, इस हैसियत में हैं कि वज़ीर आला KP का एहतसाब कर सकेंगे? देखिए मेरे ख्याल में हमारी पार्टी के अंदर ये ज़रूर स्ट्रेंथ है कि हम लोग किसी भी चीज़ का वो मुकाबला कर पाते हैं। हाँ, उसमें इसमें बात चीज़ें, देखिए इससे सीरियस एलिगेशन हम सारे समझते हैं, लेकिन अनटिल ये प्रूफ ना हो जाए इसको हम एक किस्म का एलिगेशन ही रखेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन जहां मैं ये समझता हूँ कि ये इसके ऊपर अभी जैसे इमरान खान साहब ने बुला लिया है, आतिफ को भी बुलाया हुआ है और साथ असद कैसर को भी बुलाया हुआ है, तो आई एम श्योर उसके ऊपर जरा ज्यादा डिलिब्रेशन होगी और पता चलेगा क्या है। और अगर कहीं ये पता चलता है कि कोई चीज गलत हुई है तो वो उस पर जरूर एक्शन लेंगे। अगर बाज़ दफा ऐसे भी हो जाता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन मिली हो वो शायद ठीक ना हो, कुछ ना हो, तो उसको भी फिर करेक्ट किया जाएगा। लेकिन एज ऑफ टुडे मैं इस पोजीशन पे नहीं हूं कि मैं ये कह सकूं कि ये जो बात कही गई है वो सच है या गलत है। सो आई विल नॉट कमेंट मोर देन दिस, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम वाहिद वो पॉलिटिकल पार्टी है जो अपनी ही पार्टी के अंदर एहतसाब करने के हक में होते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इख्तियार वली खान साहब आपकी जानिब। अब बड़े मियाँ साहब माजी से क्यों नहीं बाहर आ पा रहे? वो 16 अगस्त को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सबसे पहले तो इस पर भी एतराज़ात उठ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि उनको मरीम नवाज साहिबा के साथ बैठ के जो पंजाब के अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, और वो फिर वो कह रहे हैं कि अल्लाह कबूल करे, तो वो ऐसे इंप्रेशन आ रहा है जैसे कोई ज़कात या खैरात दी जा रही है अल्लाह के राह में, किसी गरीब मस्कीन के लिए जेब से कोई पैसे दिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल करें। ये तो हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं होता? आप नहीं समझते ये फ़र्ज़ है? ये एक ह्यूमिलिएशन नहीं है अवाम के लिए? थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया मेरी तरफ आने का, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो उनके अल्फाज थे वो ये नहीं थे जो आप कह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का मैं तकरीबन 33-34 साल से मेरी कुर्बत भी है, वाबस्तगी भी है, रब्त भी है। उनके हर जुमले में आपको 2-3 लफ्ज मिलेंगे, इंशाल्लाह, माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ठीक करेगा। वो ये उनका लबो लहजा है, ये उनका अंदाज है। अच्छा, माइट बी रॉन्ग, तो लेकिन जो मैंने अपने कानों से सुना है, उन्होंने कहा था कि अल्लाह कबूल करे। जी, दोबारा सुन लीजिए, फिर चेक कर लीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरूर वो ये आगे बढ़े। मैं आज भी यही पूछता हूँ कि मुझे क्यों निकाला, तो आप उनको थोड़ा समझाएं ना वली खान साहब, इख्तियार वली खान साहब, के मेहरबानी करें, माजी से बाहर आ जाएं। आपके जो वज़ीर आज़म है, आपके छोटे भाई हैं, वो भी ये बात कहते हैं, मैसेज देते हैं। आप माजी में अगर रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
دیکھیں تین بار وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ہمارے وہ استاد ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں. ان کی جو بات ہے وہ آپ کے پلے اگر نہیں پڑ رہی ہے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر بار آپ ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسے کرو گے کہ آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اور بعد میں پھر بولیں کہ چلو جی مٹی پاؤ روٹی شوٹی کھاؤ، تو میرے خیال میں یہ باتیں جو ہے آپ کب تک جب تک مٹی ڈالتے رہیں گے تب تک یہ ریپیٹ ہوتی ہے. نواز شریف کے کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی اگر وہ بات کرتے ہیں، آج آپ کے سامنے انہوں نے جنرل فیض کا نام لیا ہوا تھا، جی ہاں انہوں نے جنرل فیض کا نام لیا ہوا تھا. آرمی کا فیلڈ کورٹ جنرل جو ہے مارشل، ان کے خلاف وہ کارروائی کی شروع ہو چکی ہے. انہوں نے ثاقب نثار کا نام کھلے عام لیا تھا، انہوں نے عمر عطا بندیال کا نام کھلے عام لیا تھا. اور نواز شریف کا کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پاناما بینچ نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی تھی. کیا آپ کو یاد نہیں ہے، میرے جتنے یہ دوست ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قوم ہمیں سن رہی ہے، کیا یہ بات ریکارڈ پر نہیں ہے کہ نواز شریف کو پاناما کی پروسیڈنگز میں بلا کے ان کو دبئی کے ایک کمپنی میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اقامے پر اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اختیار صاحب آپ بھی اچھا اگر ماضی کی بات کرنی ہے پوائنٹ ٹیکن آن ریکارڈ. تو ٹھیک ہے اگر اس بات پہ نواز شریف یہ نہ کہیں کہ مجھے کیوں نکالا، بیکاز عمران خان کو لانے کا پلان تھا، اس میں فیض، باجوہ، ثاقب نثار، لندن کا پلان بنا ہوا تھا. جب بھی آپ تو پوچھنا اختیار چاہیں صاحب کو ابھی نام آپ بھی کیا بتا سمجھتے ہیں دوں جو گا. آج کی حکومت ہے وہ کیا عوام نے ان کو بلایا کہ آپ آئیں حکومت بنائیں، یا آپ کی بھی کسی نے مدد کی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ملک میں بگاڑ آج پیدا ہوا یا 2018 کے بعد اچھا پیدا ماضی ہوا؟ میں چلتے ہیں، اب یہ آپ کے بتائیے ملک میں آپ کی اکانومی 2018 میں ڈی ٹریک ہوئی ہے یا آج ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے آپ کے ملک کی جو انٹرنیشنل پالیسی ہے، فورن پالیسی ہے، یہ 2018 میں ڈی ٹریک ہوئی ہے یا آج ہوئی ہے؟ اچھا خیر اس پہ پی ڈی بات ایم کر لیتے ہیں. اگر آج ہوئی ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. اف یو تھنک کہ اگر دیٹ واز دا رانگ ڈیسیجن اینڈ دیٹ واز دا ایک کانسپیریٹڈ پلان تھا کہ عمران خان کو لانچ کیا جائے، اس کو لایا جائے، جس طرح تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے پلان کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو لانچ کیا جائے، بانی پی ٹی آئی کو لایا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ملک کو تباہ کرنا چاہتے تھے؟ That's what you were trying to imply. 300 جی انڈیویجول بندے کی 300-350 انٹرویوز کیے گئے، میڈیا سارا بک گیا تھا اور پورے کا پورا سوشل میڈیا اس کے لیے خرید لیا گیا تھا. اسرائیل کے اچھا پیسے ٹھیک ہے استعمال ہو رہے آگے تھے، بڑھتے ہیں سر. انڈیا کے پیسے استعمال ہو رہے تھے، اور اختیار صاحب یہ آگے پلان بڑھتے ہیں کیا گیا کوئکلی. تھا کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے پر لانا ہے اور پاکستان پہ مسلط کرنا ہے. اور اس کا پلان یہی تھا جب اس کو اقتدار سے الگ کیا کہ پاکستان میں 3 ٹوٹے ہونے، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، اختیار صاحب پاکستان صومالیہ ہو جائے گا، اگلا اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں انڈرمائن آپ سے، چیزیں وقت کم ہے. ڈال کے سارے کر کے وہ چلے گئے. اچھا یہ بریک ساری کا مجھے چیزیں کہا تھی. جا رہا ہے، میں آپ سے اگلا سوال بریک کے بعد کر لوں اگر اجازت ہو تو. ناظرین بریک کا وقت ہو چاہتا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہی. ویلکم بیک جی اختیار صاحب. اچھا بریک سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ ان کو بانی پی ٹی آئی کو لایا گیا، ان کو لانچ کیا گیا، اور آپ کے کہنے کے مطابق بانی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس نے ملک کو تباہ کر دیا، تباہی کی دہانے پہنچا دی. تو آپ کیا آر یو ٹرائنگ ٹو امپلائی کہ جن لوگوں نے، جن اداروں نے ان کو لانے کی کوشش کی، کیا وہ بھی یہی چاہتے تھے پھر کہ ملک تباہ ہو؟ یہ تو نواز شریف تو یہی کہتے ہیں کہ آپ اس میں انویسٹیگیشن کریں کہ کیا یہ پلان جو تھا یہ صرف عمران خان کا تھا، یہ یونس الگوہر کا تھا، یہ پلان صرف اسرائیل کا تھا، مودی کا تھا، یا اس میں پاکستان کے اندرونی کچھ قوتیں بھی شامل تھیں. نواز شریف تو یہی کہتے ہیں. لیکن وہ تو پھر آپ کی جو اپوزیشن جماعتیں وہ بھی آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ سجن جندال جو ہے وہ مری میں میاں صاحب سے ملاقات کے لیے کیوں گیا تھا، اور اسی طریقے سے جب مودی صاحب کا جو جہاز آیا تھا وہ لینڈ کر گیا اور بہت سارے افراد تھے جن کے پاس ویزے بھی نہیں تھے، تو وہ کیوں آئے تھے وہ پھر آپ پہ بھی یہ ایلیگیشن لگتی ہیں. آپ اس سے آگے چلتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اپریل 2022 میں جی آپ بات کر کے آگے اس طرح کیوں چلے جاتے ہیں، پھر بات مت کیا کریں. فرمائیے. ہم نے تو، آپ بتائیے نا ذرا قوم کو، ہم نے تو اٹل بہاری واجپئی کو بس پر بٹھا کے ہم مینار پاکستان پر بھی لائے تھے. ٹھیک ہے. کیا انڈیا نے آپ کے وجود کو کبھی تسلیم کیا تھا؟ کبھی کیا ہے؟ نہیں کیا تھا. لیکن یہ نواز شریف ہی تھا جب اپنی حکومت میں وہ لایا
बस पे बिठाकर, बस पर आया था और करारदाद पाकिस्तान जहां पे पास हुआ था वो मीनार पाकिस्तान गया ठीक और है, वहां पे उसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया कि हम इससे अगर आंखें फेरे तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी कि पाकिस्तान अब एक मुसल्लम हकीकत बन चुका है। ठीक है। अच्छा इख्तियार तो साहब, आप नवाज शरीफ की वो बात याद नहीं करते हैं, लेकिन आप जो छोटी माइन्यूट चीजें जहां पे आप उनको हिट कर सकते हैं आप वो बात करेंगे। मेरे ख्याल में दिस इज नहीं समथिंग मैं वेरी तो अनजस्टिस, देखिए हुमायूं साहब वेरी से भी बात अनजस्टिस। करूंगा, उनकी लीडरशिप के हवाले से, उनकी पार्टी के हवाले से, आपसे भी आपकी पार्टी के हवाले से नहीं बात कर रहे, करूंगा। अब आप कर ही नहीं रहे। मैं बताता हूं आपको, हुमायूं साहब से पूछे, तीसरी असेंबली उनकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में, जी, 4.25 साल इनकी हुकूमत रही है। पाकिस्तान के कर्जे ये दुगने करके नहीं गए अच्छा मैं 75 साल क्विकली से। मैं चाहता पूछ हूं कि लेना वजाद जरा, साहब की तरफ भी खैबर जाऊं, लेकिन पख्तूनख्वा क्विकली मैं क्यों आप, मकरूज हो रहा है ठीक है। अच्छा ये वहां बताइए, पे? यहाँ पर बाकायदा एक मंडी खुली हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम करप्शन के खिलाफ हमें लोग वोट देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में एक एक वजीर 15-15 करोड़ और 20 करोड़ रुपए देकर अली अमीन गंडापुर की कैबिनेट में बैठ जाओ, अच्छा मैं वजीर इसका बन के जवाब बैठ लेता जाओ। हूं हुमायूं साहब से जी, भी। अच्छा ये बताइए कि बड़े मियाँ साहब ने कहा कि हमारे दौर में जिनका बिल 18,000 रुपया जो है वो आज के दौर में, माजरत, जिनका 18,000 रुपया आ रहा है, उनका हमारे दौर में 2017 में 1,600 रुपया आया करता था। अब अप्रैल 2022 तक 17 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत थी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही। उसके बाद पीडीएम भी आई, उसके बाद आज आपकी हुकूमत है, 16 माह का वो अरसा, और अब फरवरी में। तो आप क्या समझते हैं कि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से महंगी हुई है बिजली? जी, अच्छा मैं समझता नहीं हूँ, आई विल प्रूव इट। और मैं, हुमायूं मोहम्मद साहब बैठे हुए सेनेटर साहब हैं पीटीआई के, ये मुझे चैलेंज भी करें। 2022 फरवरी में इमरान खान ने आईएमएफ के साथ जो मुआहदा किया था उसमें करीबन 100 रुपए फी यूनिट ये उनके साथ अंगूठे लगा कर गए। ठीक है, पॉइंट फरवरी टेकन, मैं ले लूंगा जवाब। 2022 ठीक है, ये वजाहत, इमरान खान की हुकूमत ने आईएमएफ के साथ जो मुआहदा किया था बिजली का एक यूनिट 100 रुपए तक ले जाने चढ़ाने का इन्होंने किया था। बार बार इनका लीडर कहता होता था कि बस आपने एक काम करना है कि आपने घबराना नहीं है। लेकिन जितनी पेट्रोल जितनी 300, मैं इनसे ले लेता जवाब, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हुए थे उसमें रिवाइज की गई थी कीमतें और कम की गई थी जो पहले से थी। लेकिन इस पे मैं जवाब हुमायूं साहब से ले लूंगा। वजाहत साहब, अगर अच्छा ये बताइए बात आप आप, पूरी सुन ले फिर आप चले जाइए। जी जी फरमाइए। 300 रुपए तक करीबन पेट्रोल का 1 लीटर इन्होंने पहुंचाना था और ये लोग कहते थे कि बस आपने सिर्फ घबराना नहीं है। और जब ये आप कहते हैं ना कि ये रिवाइज करके गए, ये रिवाइज करके नहीं गए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं। मुआहदा उनके साथ करके पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हाथ पैर बांधकर आईएमएफ के आगे फेंक दिया और फिर मुआहदा तोड़ के ये वापस चले गए, बिकॉज इन्होंने अपनी सियासत बचानी थी। ठीक है, रियासत को दाव पर लगाकर आतिश नमरूद में फेंक कर ये खुद बाहर निकला। इन्होंने अपनी सियासत बचा ली और रियासत को दाव पर लगाया। फिर जब हम आए और हमने वहां पर पीडीएम की सर गवर्नमेंट बाकी बनी और मेहमानों को भी अदम मौका दे एतमाद दें। के जरिए आपकी बनी, आपकी हुकूमत है, उसके बाद आपकी हुकूमत है, आई अंडरस्टैंड, फिर बट हमने इख्तियार साहब रियासत बचाई और अपनी सियासत को इख्तियार साहब आई अब आप अंडरस्टैंड, चलिए। आपकी हुकूमत है, लेकिन हमें भी थोड़ा सा मौका दे दे, बाकी मेहमानों को भी दे दे थोड़ा सा मौका। वजाहत साहब आप क्या समझते मैं हैं? आपसे, जी चले चले ठीक है। वजाहत साहब बात कितना ज़रूरी है इस वक्त? देखें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसका एक पिलर होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो बहरहाल फ़िलहाल चाहे वज़ीर आज़म नहीं है, फ्रंट लाइन पे नहीं है, लेकिन बड़ी मियाँ साहब ही पार्टी को चला रहे हैं और जो फैसला उनका होता है वही फिर फाइनल डिसीजन होता है। अब आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है लीडरशिप का, क़यादत का, माजी से निकल के प्रेजेंट मामलात में आ जाना और आज की दुनिया में, आज के दिन में रहना ज़हनी तौर पे, ताकि जो हमारे मसाइल हैं इस वक्त वो उसकी तरफ कॉन्सनट्रेट ज़्यादा कर सकें? भट्टी साहब, मैं निहायत माजरत के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहूँगा आपसे, आपकी इजाज़त से। एक तो अभी खान साहब जो बात फरमा रहे थे मुझे वो याद है, मैं वो उन्होंने फरवरी कहा, मैं वो तारीख भी बता देता हूँ जिस दिन इमरान खान साहब ने आईएमएफ के साथ किए गए माहदे से पीछे हटने का ऐलान किया था। दैट वाज 27 फरवरी। और उस वक्त जो है वो ये बात सामने आ चुकी थी कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। दूसरी जो बात आप बार बार फरमा रहे हैं ना भट्टी साहब कि भाई माजी से बाहर आया जाए, देखिए
आमरीतें यही हमें बताती रही हैं कि आज की बात की जाए। साहब, आज की बात हमारे गुजरे हुए कल से जुड़ी हुई है। कौमें जो है वो आज में सिर्फ जिंदा नहीं रहती जब तक उनके पास जो है वो तारीखी शऊर का ये फहम नहीं हो। मैं खान साहब ने जो बात फरमाई है उनसे मुकम्मल अग्री करता हूँ कि जनाब ये बार बार ये तजुर्बा करना आप के वज़राए आज़म अगर नापसंद हो, उनकी कोई पॉलिसी नापसंद हो, 99 में वाजपेयी साहब आए, हमने कारगर कर दिया। वही अभी आप फरमा रहे थे मुफ्ती साहब के आने की बात, वो पनामा वाला किस्सा हुआ है। आप फरमा रहे थे कि क्या जो लोग इमरान खान को लाए उनके भी ये इरादे थे। मेरा सवाल उस पर ये होगा कि क्या उनका ये मैंडेट था, क्या उनको आइन ने ये इख्तियार दिया था कि वो ये फैसले करें कि कौन सी सियासी जमात जो है हुकूमत बनाएगी और किस सियासी जमात को हुकूमत बनाने नहीं दिया जाएगा। उस खराबी की तरफ मियां नवाज शरीफ साहब अगर इशारा करते हैं तो फिर ऐसे में आप फौज के एज इदारा इस फैसले को आप खुशाइन समझते हैं कि उनका एहतसाब शुरू हो चुका है, जो कि साबिक DGI रह चुके? जी, मैं उसको खुशाइन भी समझता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ जो है वो ये इशारा भी करना चाहूंगा कि फौज को बतौर इदारा पॉइंट टेकन। मैं वापस आपकी जानिब आऊंगा। ये खेत नहीं किया जाएगा। ठीक है हुमायूं साहब, इख्तियार साहब कह रहे हैं कि KP में क्या करोड़ों रुपया दे के जो है वजारतें ली जा रही हैं और ली गई हैं, क्या ऐसा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा इख्तियार साहब के जवाब में, उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब को क्यों निकाला, उनको अपने बेटे से तनख्वाह पे निकाला गया। मेरा सवाल उठता है और मेरा सवाल ये है कि क्या कोई किसी भी मुल्क का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जो बैठा हो प्राइम मिनिस्टर, वो किसी भी और मुल्क में किसी भी छोटी कंपनी का मुलाजिम हो सकता है उस वक्त? यस या नो? मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दुबई की एक छोटी सी कंपनी में, चाहे उसका मालिक कोई भी क्यों ना हो, वो उसका मुलाजिम कैसे हो सकता है ऑन पेपर्स? चाहे वो ऑन पेपर्स ही क्यों ना हो, वो कैसे हो सकता है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसी में ही इनको निकाल देना चाहिए था और हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए, और निकले भी हुए हैं। और उस लिहाज से अब बात आ जाती है, आपने उनसे सवालात पूछे थे। देखिए, दो चीजें हैं। एक, जब मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला था, उनकी गवर्नमेंट में उनको निकाला था, और जब तक मियां नवाज शरीफ साहब थे, पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ थी वो 4.8 से ऊपर नहीं गई थी। जब उनको निकाल दिया, उसके बाद 6 को टच कर गई। जब उनको निकाल दिया, जब तक वो थे नहीं, जब उनको निकाल दिया उसके बाद। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मुवाजना कर लेते हैं कि 2018 और 2022 का अगर आप देखेंगे तो हर वो चीज़ है, चाहे वो GDP साइज हो, चाहे वो रेमिटेंसेस हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो पर कैपिटा हो, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो, चाहे वो व्हीट प्रोडक्शन हो, चाहे वो मेज प्रोडक्शन हो, चाहे वो राइस प्रोडक्शन हो, चाहे शुगर केन प्रोडक्शन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, हर चीज में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बेहतर परफॉर्म किया गवर्नमेंट में एट द एंड ऑफ द 20 मतलब स्टार्ट ऑफ द 2022। अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं। हम 2022, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया था, 2022 मार्च में, और हम उसके बाद 16 महीने और अभी कर लेते हैं, हम उसमें कर लेते हैं कि इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसमें आप ये बात बता दें, जो क्या कह सकते हैं CPI है उसको हम देख लेते हैं, उसके अलावा पेट्रोल डीजल को देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि 300 रुपए था, जो ग्राउंड पे था वो 150-144 था। उसके बाद एक्सचेंज रेट कर लेते हैं, नेपरा के टैरिफ कर लेते हैं, स्टेट बैंक के रिजर्व्स देख लेते हैं, और पॉलिसी रेट वगैरह देख लेते हैं। सब में आज हम ज्यादा बुरी हालत में हैं। फिर इन लोगों ने कहा कि जी वो है, आपको पता है कि ये जो इस वक्त इन लोगों ने IMF के साथ जो किया, और ये याद रखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो IMF के साथ मुआहदे हुए वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए, किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किए, सबसे ज्यादा PMLN ने किए। अच्छा, इस वक्त जो इनका मुआहदा है वो ये याद रखें, ये फिस्कल प्रोग्राम है। फिस्कल प्रोग्राम का मतलब ये है कि हर एक सूबे के अंदर है, और आपको पता है कि पंजाब और सिंध मिला के 900 बिलियन रुपए की इनकंसिस्टेंसीज हैं। अब वहां पे ये समझ नहीं आ रही कि इसको, क्योंकि हर एक सूबे ने भी अपना हिस्सा डालना है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जब हम ये बात करते हैं, हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2014, और ये मैं बता रहा हूं, ये मैं कोट कर रहा हूं हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे उसके लिहाज से, 2014 में मैं 3 हुकूमतों को जरा कंपेयर करता हूं, जिसमें एक में पंजाब में PMLN है,
کے پی میں پاکستان تحریک انصاف ہے نئی آئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے سندھ میں پیپلز پارٹی ہے. آپ کو پتہ ہے 2013 میں یہ ساری چیزیں جو 2014 میں, اب یہ یاد رکھیے کہ پنجاب میں ان کا پنجاب کا جو جی ڈی پی تھا وہ 5.2 تھا اور کے پی کا جی ڈی پی 4.8 تھا, تو ان سے کم تھا. سندھ کا 3.7 تھا. لیکن اگلے سال 2015 میں پی ٹی آئی کو 2 سال ہو گئے, پنجاب میں 5.2 سے کم ہو کے 4.5 چلا گیا, کے پی میں 4.8 سے بڑھ کے 5.1 ہو گیا اور ادھر 2.9 ہو گیا. 2016 میں 4.8, 5.4, 3.2, 2017 میں 5.1, 6 اور 4.1. اگر آپ دیکھیں, مجھے ایک بات ٹھیک بتائیں, ہے یہ ہمارے سب صاحب, یہ آپ نے اپنا پوائنٹ جو ہے جی ٹھیک ہے کلیئر کر دی ہے, ان کو جواب بھی دے دیا ہے ان کے سوال کا. اختیار صاحب کا وہ جو انہوں نے کرپشن کی ایلیگیشنز لگائی ہیں کہ وہاں پہ جو گزرا ہے انہوں نے کروڑوں روپیہ لگا کے وزارتیں حاصل کی ہیں, ایسا ہوا ہے کیا؟ سر آپ کوئکلی کو کائنڈلی پتہ کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا. جی ہے, آپ کو پتہ ہے ایز آف ٹوڈے کاٹن سوئنگ میں 50% کم ہو گیا ہے, جی ہاں, اور اس کا تعلق ویٹ پالیسی کے, ان کی جو غلط ویٹ پالیسی تھے, ان لوگوں نے آ کے اس ملک کو تباہ کرنا شروع کیا ہے. ہمارے ان صاحب لوگوں نے آ کے ایک چیز تباہ کر دی. انفارچونیٹلی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے کافی دیر سے, مجھے بریک لینی پڑے گی. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہے گا, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک. جی ہمایوں صاحب, آپ نے وہ ابھی تک کرپشن کی ایلیگیشن کا جواب نہیں دیا, کیا کروڑوں روپے دے کے وزارتیں حاصل کی گئی ہیں کے پی میں؟ دیکھیے مجھے نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے, اگر ہوا تو پتہ چل جائے گا, کیونکہ ہم لوگ خود دیکھیں ہماری پارٹی خود اس چیز کو اٹھا رہی ہے. آپ مجھے بات بتائیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. پوائنٹ آپ کو ٹیکن. پتہ ایز آف ٹوڈے, ہولڈ آن, آپ کو پتہ ہے ایز آف ٹوڈے فیصلہ آباد میں 100 یونٹ بند ہو گئے ٹیکسٹائل کے. جی ہاں, اس طرف میں آؤں گا ابھی. ایک منٹ ہے جی, میں آپ کو لے کر آتا ہوں نا. آپ کو پتہ ہے ہمارے ٹائم پہ فیصلہ آباد میں 3 شفٹیں لگ رہی تھی ٹیکسٹائل کی, 100 نہیں ہمارے صاحب, 100 سے زائد, مور دین 100 نہیں. اچھا دوسرا آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے جو اب دیکھیں, اور 9 ملٹی بلین جو بلینئر دیکھیں کمپنیز ہیں وہ بھی جا چکی ہیں پاکستان سے. شیل نے ریٹیل بند کر دیا اپنا. جی ایک منٹ جائے, نالائق نکمے لوگ جس کو عمران خان ویسے ہی کہتا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ان پڑھ ہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. آپ نے دیکھ لیا کہ ایک جملہ لکھا نہیں جا سکتا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے یہ سارا وی کی وجہ سے میں اختیار صاحب سے موقف لے لوں. اختیار صاحب, اچھا یہ بتائیے گا, ان کے سوالوں کے جواب بھی دے دیجیے گا آپ. یہ بتائیں کہ 2 مہینے پہلے وی پی این نہیں تھا, اس وقت تو کچھ نہیں تھا. یہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں کہاں سے وی پی این, یہ جھوٹ بولتے لوگ ہیں, اچھا کوئکلی وجاہت صاحب, فلور آف دا ہاؤس پہ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے صاحب, وقت کم رہ گیا. اختیار صاحب آپ کے لیے ویسے میرے پاس سوال بہت زیادہ بچ گئے, لیکن مجھے لگتا ہے مشکل ہوگا سب کر سکوں. اچھا فضل الرحمان صاحب نے یہ بیان دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو سی پیک بند کرنے کی یقین دہانی کروائی جا رہی ہے اور چین سے سی پیک بنانے کے عوض پیسے بٹورے جا رہے ہیں. اس بیان کو آپ کس حد تک سیریس لیتے ہیں؟ میرے خیال میں this is totally bullshit and nonsense. اچھا Nothing like this. سی پیک جو ہے وہ اب وہاں پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کو عمران خان 4.5 سال کی حکومت میں رول بیک نہیں کر سکا, تو اب کوئی اور کیا کرے گا. ہم تو اس کے لانے والے ہیں, ہم تو اس کے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں. سر 30 سیکنڈ رہ گئے, پوائنٹ ٹیکن سر, 30 سیکنڈ رہ گئے کوئکلی. اچھا یہ بتائیں, فیصلہ آباد میں 100 سے زائد, پہلے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے, ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں, 2 لاکھ مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں. آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ حالات بہتر کر پائیں گے, آپ لوگ مینج کر پائیں گے؟ سر 30 سیکنڈ. ڈیفینیٹلی ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں آپ کو 2600 کلومیٹر کی موٹر وے بنا کے دی, ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی بنا کے دی, ہم نے 5-6 ایٹمی دھماکے کر کے دیے, JF-17 تھنڈر آپ کو بنا کے دیا, شاہین اور غوری کے میزائل کے کامیاب تجربے کر کے دکھائے. تو کیا خیال ہے کہ ہم یہ یونٹ واپس نہیں بحال کر سکیں گے؟ Although we believe کہ مشکل حالات ہیں, we are on it. جو بڑے قابل لوگ ہیں اور ذمہ دار لوگ ہیں, جن کو فکر عوام بھی ہے, فکر ملت بھی ہے اور فکر وطن بھی ہے, وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. میری رات کو تقریباً کوئی 2:30 بجے میں اس میٹنگ میں خود بیٹھا ہوا تھا, تو اس کی آپ پرواہ نہ کریں, انشاءاللہ وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. ہاں ڈاکٹر صاحب آپ کو میری باتوں کا جواب نہیں دے پائیں گے. جی ہمارے صاحب کلوزنگ ریمارکس. جی ان کی کیبنٹ میں خیبر پختونخوا میں کم و بیش 1 درجن سے زائد لوگ جو ہیں وہ 15 کروڑ روپے دے کر رشوت دے کر وہ بیٹھے ہیں. یہ صحیح کہتے ہیں. میاں صاحب نے کہا تھا کہ ان کو ٹوماہاک میزائل مل گیا تھا, انہوں نے کندھے پہ اٹھا کے لے آئے تھے اور ریورس انجینئرنگ کر کے انہوں نے بنایا تھا. ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ
टॉम उस वक्त क्रूज आप के इमरान खान के बालों की मरम्मत करते थे, आप मतलब उनकी छोड़े, सर्जरीज इतना करते छोड़े थे। कि लोग उस वक्त कर आप सियासत में नहीं थे, जब इतना ये छोड़े काम कि हो लोग रहे थे ना। आप जो है ना, आप उस वक्त सियासत नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ रुपया पैसा बना रहे थे। सर रुपया पैसा तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है ना। इख्तियार वली खान तो साहब ठीक है, बहुत बनाए शुक्रिया। ना, हमारे तो मोहम्मद बनाए ना। साहब अब और ये तो बजाज नहीं है मसूद ना साहब, कि थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।